हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में बीजगणित या अलजेब्रा के बारे में। काफ़ी उलझाने वाला कंसेप्ट माना जाता है, न केवल स्टूडेंट्स बल्कि बड़े बड़े टीचर भी कभी कभी बीजगणित से घबराने लगते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बीजगणित को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आने वाले दिनों में बीजगणित से संबंधित आपके मन में कोई डाउट न रहे, उसका पूर्ण निराकरण संभव हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीजगणित या अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत जानते हैं कि गणित में जितने सारी परिभाषित संख्याएं होती है वे सब की सब परिभाषित संख्याएं वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स कहलाती हैं। चाहे वो कोई परिमेय संख्या हो, चाहे फिर कोई अपरिमेय संख्या हो, किसी भी प्रकार की जो परिभाषित संख्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वे सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स होते हैं। अब देखोगे वास्तविक संख्याओं में जो गुण होता है, तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक श्रेणी में अचर संख्याएं या कांस्टेंट नंबर आ जाते हैं और दूसरी श्रेणी में चर संख्याएं या फिर वेरिएबल नंबर्स आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार ये अचर संख्या किनको कहते हैं, उनकी क्या विशेषता है और वह चर संख्या से किस प्रकार से अलग या फिर भिन्न है ना। तो क्या रखिएगा, जैसे इसका नाम से पता है अचर यानी जो चरायमान न हो। चरायमान कहने का मतलब है कि जो नॉट चेंजेबल हो, अपरिवर्तनशील हो या फिर नियत हो, यानी ऐसी संख्या जिनके मान नियत या फिर निश्चित होती है, तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग अचर संख्या कहते हैं। तो अचर संख्या के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जैसे अचर संख्या के उदाहरण में आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, इस प्रकार के नंबर आ जाएंगे। फिर 2/5 भी आ जाएंगे, 3/9 आ जाएंगे, दशमलव की कोई संख्या आ जाएगी, माइनस वाले नंबर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर एक जो है मिश्रित भिन्न के रूप में जो संख्याएं देखते हो, 1/1/2, इस प्रकार के भी नंबर आ जाएंगे। √3, √5 जैसी अपरिमेय संख्याएं भी इनके अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कहने का मतलब है जितनी सारी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं और जिनको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे अगर, तो संख्या रेखा पर उनका जो स्थान होता है वो नियत या निश्चित रहता है, बार बार बदलता नहीं है, तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग अचर संख्या कहते हैं। तो ये अचर संख्या के उदाहरण हो गए। अब हम लोग दूसरी प्रकार की जो संख्याएं हैं, चर संख्याएं, इनके विषय में जानेंगे। तो आखिरकार चर संख्याएं क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं बल्कि वो मान बार बार चेंज हो जाते हैं, तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग चर संख्या कहते हैं, क्योंकि चर का अर्थ ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करना या फिर उनका मान चेंज होना। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर चर संख्या के अंतर्गत क्या क्या हो गया, तो चर संख्या के अंतर्गत कोई भी अक्षर या शब्द से रिलेटेड संख्याएं आ सकती है। ठीक है, जैसे अक्षर से रिलेटेड संख्याओं में x, y, z या फिर कह सकते हो ABCD का कोई भी लेटर। ठीक है, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं तो उनको मानक चर राशि का दर्जा गणित में दिया गया है या बीजगणित में दिया गया है। ऐसे तो आप कोई भी अक्षर और कोई भी शब्द ले सकते हो। ठीक है, तो समझ गए, गणित में दो प्रकार की संख्याएं हो गई। एक प्रकार की संख्या जो कि अचर है, यानी इनका स्थान संख्या रेखा पर नियत है, इसलिए इनका नाम अचर संख्या है। जबकि यहाँ पर दूसरी प्रकार की जो संख्या देख रहे हो ABCD के रूप में, जो कि Z तक गई है, उसके आगे भी जा सकते थे, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर हैं, इसके चलते यहाँ पर 26 लेटर को ही मानक चर राशि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दोगे इनका नाम चर संख्या क्यों पड़ी, तो याद रखिएगा इन संख्याओं का मान जो होता है वो बार बार चेंज होते रहता है। आप देखोगे कि कोई एक सवाल में a का मान अगर 7 आ गया तो हमेशा दूसरे सवाल में भी a का मान 7 आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। यद्यपि दोनों ही सवाल में a का ही मान हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन एक सवाल में a का मान 7 निकलेगा तो दूसरे सवाल में a का मान 1/7 निकलेगा, तो तीसरे सवाल में a का मान 2/7 निकल जाएगा, तो किसी एक सवाल में a का मान 3 निकल जाएगा, किसी में 5 निकल जाएगा, किसी में √3 निकल जाएगा, किसी में √7 निकल जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर a का मान हो, b का मान हो, c का मान हो, x का मान हो, y का मान हो या z का मान हो, वो बार बार चेंज होते रहता है, तो इस वजह से हम लोग इनको क्या कहते हैं, चर संख्या या फिर वेरिएबल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चर और अचर संख्या हो गई। अब हम लोग क्या समझेंगे, अगला चीज जो बीजगणित में हम लोग समझेंगे वो होगा व्यंजक का, बीजीएस व्यंजक भी कह सकते हो, व्यंजक का, जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं।
बीजीय व्यंजक या फिर बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या होता है। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा कि गणित में जोड़, घटाव, गुणा और भाग को गणित की मूल संख्या के नाम से जानते हैं या फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। तो ख्याल रखिएगा, जब भी दो या दो से अधिक चर और अचर संख्याओं के बीच में कोई भी गणितीय संक्रिया संपन्न होती है तो प्राप्त परिणाम हम लोग व्यंजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बीजीय व्यंजक की अगर बात करेंगे तो कोई एक अचर संख्या के रूप में मान के चलिए हम 1 को ले लेते हैं। तो संख्या 1 को क्या करेंगे, कोई एक चर संख्या मान के चलिए चर संख्या में x को ले लेंगे, उनके साथ अगर हम लोग जोड़ेंगे तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो प्राप्त परिणाम हो जाएगा 1 + x। तो 1 चूंकि एक अचर राशि है और x चर राशि है, सो इनका जोगफल का संचित रूप प्राप्त नहीं हो सकेगा, इसका प्राप्त परिणाम होगा 1 + x। तो ये जो परिणाम प्राप्त होगा इसको हम लोग व्यंजक या फिर बीजीय व्यंजक के नाम से जानेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरी अचर संख्या ले लें आप, दूसरी अचर संख्या के रूप में मान के चलिए हम 2 को ले लेते हैं। तो 2 को ले लेंगे और इस दूसरी अचर संख्या में क्या करेंगे, एक जो है चर संख्या को घटाएंगे या फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर दूसरी चर संख्या के रूप में आप किसी को भी ले सकते हैं, इच्छा हो रही है तो y को ले सकते हो, नहीं तो z को भी ले सकते हो, m n o p q किसी भी लेटर को ले सकते हो। तो हम y को ले रहे हैं, तो 2 में y को घटाएं या फिर y में 2 को घटाएं। दोनों स्थिति में जो परिणाम प्राप्त होगा वो प्राप्त परिणाम बीजीय व्यंजक या फिर व्यंजक के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर 2 में आप y घटाओगे तो प्राप्त परिणाम होगा 2 - y। इसका संचित रूप ही होगा, इसका और शॉर्टकट फॉर्म तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये 2 - जो y होगा वो बीजीय व्यंजक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे निकलेंगे। एक तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है और ये तीसरा उदाहरण हम लोग लेने जा रहे हैं। मान के चलिए कोई एक अचर संख्या है 0.7। अब 0.7 की राशि को क्या करेंगे, हम कोई एक चर संख्या से गुणा करेंगे। मान के चलिए हमारी वो चर संख्या m है। तो 0.7 को जब m से गुणा कर देंगे तो प्राप्त परिणाम कितना आ जाएगा, 0.7 m आ जाएगा। तो ये जो परिणाम प्राप्त हो गया 0.7 m का, यह परिणाम भी बीजीय व्यंजक या व्यंजक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चौथा उदाहरण में ले सकते हो। और कोई अचर संख्या ले ले, मान के चलिए इस बार रूट वाली कोई संख्या ले लेते हैं, √3 है। उसको क्या करते हैं, कोई एक चर संख्या मान के चलिए z से डिवाइड कर देते हैं या भाग लगा देते हैं। तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो √3 की राशि को जब z से डिवाइड करोगे तो उसका प्राप्त परिणाम होगा √3/z। ये परिणाम हो गया। तो ये सारे के सारे परिणाम बीजीय व्यंजक के नाम से जाने जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जाने जाएंगे। अब कोई विद्यार्थी कहेंगे क्या हम लोग यहाँ पर केवल एक चर संख्या और एक अचर संख्या लेने के लिए बाध्य हैं, क्या हम लोग एक से अधिक चर संख्या या एक से अधिक अचर संख्या लेकर ये काम नहीं कर सकते हैं कि एक से अधिक गणितीय संक्रिया क्या नहीं अपना सकते हैं? बिल्कुल अपना सकते हो। जैसे यहाँ पर देंगे, जैसे कोई एक अचर संख्या ले लेंगे हम लोग 3, उसमें जोड़ेंगे एक चर संख्या y को, फिर उसमें घटा देंगे एक अचर संख्या √3 प्लस उसमें जोड़ देंगे एक चर संख्या z को, फिर उसको गुना कर देंगे 9 से। ठीक है, तो यहाँ का जो प्राप्त परिणाम होगा वो क्या होगा, तो ध्यान दोगे 3 में y की राशि तो जुड़ेगी नहीं, तो 3 + y माइनस √3 और प्लस 9 × z कितना हो जाएगा, 9z। यानी कहने का मतलब है ऊपर का जो क्वेश्चन है उस ऊपर के क्वेश्चन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो 3 + y माइनस √3 प्लस 9z है। चाहकर भी हम लोग इसका संक्षेपण नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इसका अंतिम परिणाम प्राप्त हुआ, इस अंतिम परिणाम को ही हम लोग बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये भी एक व्यंजक है। ठीक है, ये ढंग से और भी चीज कर सकते हो। जैसे कोई कह देंगे y × 7 + 4 - z + 1/√2, क्या यह भी एक बीजीय व्यंजक हो सकता है? बिल्कुल, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। इसको आप गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 × y 7y + 4। यहाँ पर परिणाम क्या हो जाएगा, प्राप्त परिणाम हो जाएगा 7y + 4 -z + 1/√2। ठीक है, इसका और शॉर्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो यह भी क्या हो गया, आपका एक व्यंजक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यंजक के अनेक सारे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो व्यंजक की परिभाषा क्या दीजिएगा, तो जब भी हम 2 या 2 से अधिक चर और अचर संख्याओं को लेकर उनके बीच में कोई भी गणितीय संक्रिया करते हैं, चाहे वो एक गणितीय संक्रिया करे या एक से अधिक गणितीय संक्रिया करे, यानी जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी कर लें,
तो जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है तो ये अंतिम परिणाम आपका बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बीजीय व्यंजक की पढ़ाई हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पद के। पद यानी कहने का मतलब है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आज का क्लास फिलहाल यहीं पर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।